हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत राज केतन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का प्रो सेक्शन में चैप्टर 2 भारत इज माई होम, जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो फर्स्ट चैप्टर तो आपको श्रेया मैम ने पढ़ा दिया था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसका सब्जेक्टिव भी हो चुका था, उसका क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, समरी और ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको दे दिया गया है। तो आज से अब मैं ही इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको समरी दूंगा, ऑब्जेक्टिव दूंगा और जितना भी एक चैप्टर में होता है वो ही मैं ही आपके लिए करूँगा। तो आज का क्लास आप लोग करिए। क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके फिर बताइएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इस चैप्टर को जल्दी से शुरू करते हैं। आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैप्टर 1 का, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर आप सेकंड चैप्टर यहाँ पे आके पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 से लेकर 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और उनका मृत्यु 1969 में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। बोर्न इन हैदराबाद, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में और ये फ्रीडम फाइटर थे, एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर। और ये बहुत ही बड़े प्रख्यात एजुकेशनिस्ट, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद बने थे जाकिर हुसैन, जो कि हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे और 1967 में। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है इंडिया के। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आपको जीके जिसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा या ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट कब बने थे, 1967 में। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं अलग से एक ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जल्दी याद हो जाएगा। ईयरलियर ही हैड सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार। तो यहाँ पे ये इससे भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि इससे पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले वो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। तो ही सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, तो वो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। जैसे रामनाथ कोविंद पहले बिहार के राज्यपाल थे और अब वो प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र जाकिर हुसैन भी पहले बिहार के राज्यपाल थे और फिर जाके प्रेसिडेंट बने थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। तो भारत इज माई होम क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है जो स्पीच उन्होंने 1967 में ओथ लेते वक्त, मतलब शपथ लेते वक्त दिया था। प्रेसिडेंट का पद के लिए जो शपथ ले रहा था तब उन्होंने एक स्पीच दिया था। उसी का एक छोटा सा पार्ट निकाला गया है और आपको इस एक चैप्टर के रूप में दिया गया है पढ़ने के लिए। तो इसी चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं, भारत इज माई होम। इन हीज फर्स्ट स्पीच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने पहले स्पीच में एक राष्ट्रपति के इंडिया के तौर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो अपने पहले स्पीच में भारत के राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्लेज किया हिमसेल्फ से कि वो इंडिया के कल्चर, मतलब भारत की संस्कृति के लिए अपना पूरा योगदान देंगे, अपना पूरा सेवा करेंगे भारत के लिए। तो इतना ही था डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। और अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, भारत इज माई होम पे। तो हम लोग आए थे अपने पैराग्राफ पे, भारत इज माई होम। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। तो इसका मतलब है कि मुझे ये अब इससे स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ कि जो ट्रस्ट, जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया है इस लैंड, मतलब इस धरती, इस देश की हाईएस्ट ऑफिस, सबसे ऊँचा जो पद पर चुन के जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड ए बेल्ट ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दिया है, एक अपना ज्ञान का भंडार दिया और अपने अनुभव का एक धन दिया जो कि दूसरे जगह कहीं पे नहीं पाया जा सकता है। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ही हैज़ डन मोर देन एनी प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाउट एंड वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़। डॉक्टर राधाकृष्णन किसी भी एक आम इंसान से बहुत ही ज़्यादा किए थे भारत के लिए। उन्होंने भारत के दार्शनिक विचार और भारत के जो आध्यात्मिक मूल्य थे उनका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज ट्रस्ट इन द इसेंशियलिटी ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर चीज टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी विद जस्टिस। और वो कभी मानवता में अपना विश्वास नहीं खोएं, वो हमेशा मानवता के साथ रहें और उनका ये मानना था कि सभी इंसान का यह राइट है, मतलब वो अधिकार है कि वो लोग सम्मान, डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ जी सके और न्याय के साथ जी सके। I can only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। मैं बस आप लोगों को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में कदम रख रहा हूँ अपने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी, बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ और अपने पूरे लगन के साथ। तो मैं आपको ऐसे ऐसे कुछ भी वर्ड मीनिंग बताता रहूँगा, आप लोग उसे लिख सकते हैं, नहीं तो मैं वर्ड मीनिंग के लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वर्ड मीनिंग के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, या मैं आपको PDF भी दे दूँगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे वर्ड मीनिंग का एक PDF दे दूँगा।
आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी भारत के संविधान की वफादारी की शपथ ली है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन of a comparatively new states with its free citizen have for the first time in history given to themselves। तो ये एक नए देश का नया संविधान है जो कि इसके स्वतंत्र नागरिकों ने अपने देश को पहली बार दिया है, इतिहास में पहली बार। इट इज़ ए यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल who through a long millennia through cooperation of diverse ethnic element have striven to realize timeless absolute value in their peculiar way। तो ये एक यंग स्टेट है, मतलब कि भारत एक युवा राज्य है अपने प्राचीन लोगों के साथ, मतलब कि भारत के लोग थोड़े प्राचीन है, इस प्राचीन सभ्यता बहुत दिनों से चलती आ रही है भारत की। तो थ्रू ए लॉन्ग मिलेनिया मतलब कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपने जातीय तत्वों के सहयोग से जो अपना एब्सोल्यूट वैल्यू था, मतलब कि उनका जो असली मूल्य था वो अपना पहचान पाई है भारत अपने एक अनोखे वे में। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। और मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं उन सभी वैल्यू का, उन सभी मूल्यों की सेवा करूँगा। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बी इनएडिक्वेट विद द चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस द वैल्यू रिमेन इटर्नली एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। तो शायद कुछ समय के बाद सर्कमस्टांसेस से जो परिस्थितियाँ चेंज हो तो हमें वैल्यू को चेंज करना होगा, लेकिन वैल्यू का जो आधार होगा, मतलब कि जो आधार होगा जो चलते आ रहा है बहुत ही पहले से, वही रहेगा और ये हमेशा अपना सही डिसीजन लेंगे। The past is not dead and static, it is live and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospect of our future। तो पास्ट मरा नहीं है, मतलब अतीत मरा नहीं है, वो जीवित है और स्टैटिक है, स्थिर है। यह बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इट इज़ इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब कि इसका जो बहुत ही ज़्यादा योगदान है, इसे प्रेजेंट हमारा वर्तमान को और हमारे फ्यूचर को बहुत रूप से प्रभावित करती है और निर्धारित करने में पास्ट का हमारा बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो ये यहाँ पे आप लोग याद रखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ लाइव एंड डायनेमिक। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्लेनेशन में आपको पूछा जाएगा या तो आपको क्वेश्चन आंसर में ये वाला आएगा कि पास्ट नहीं मरा है, ये स्थिर है, इससे क्या मतलब। तो आप लोग बोल सकते हैं इट इज़ इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं। मैं आपके लिए समरी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर सब लाऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आ जाते हैं नीचे हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 पे। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। तो जो इसका प्रक्रिया है कॉन्स्टेंट रिन्यूअल का, मतलब लगातार जो इनका पूरा निर्माण हो रहा है, यह वास्तव में हमारे देश की संस्कृति और देश का जो चरित्र निर्माण करने में बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। मतलब कि जो पास्ट जो हमेशा कॉन्स्टेंट रिन्यूअल हो रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है हमारे पास्ट का। It is the business of education as I see to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this highest office has mainly, if not entirely, have been made on account of long association with the education of my people। तो मेरा यह भी मानना है कि ये जो है यह काम एजुकेशन का, यह काम शिक्षा का है कि ये जो लगातार पुनर्निर्माण का जो प्रक्रिया है उसको वो बरकरार रखे, उसको वो कायम रखे। और मेरा यह भी मानना है कि मेरा जो इस पद पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो मैं राष्ट्रपति बनकर आया हूँ यहाँ पे, इसमें शिक्षा का मेरा बहुत ही बड़ा योगदान है कि मैं पूरे रूप से नहीं तो मुख्य रूप से शिक्षा का बहुत ज़्यादा योगदान है कि मैं शिक्षा के लोगों के साथ हमेशा से जुड़ा आया हूँ, इसलिए मैं राष्ट्रपति बन पाया हूँ, इनका यह कहना है। I maintain that education is a prime instrument of nation purpose and that quality of education is inescapably involved in quality of nation। और मेरा यह भी मानना है कि जो शिक्षा है वो किसी भी देश के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि मुख्य हथियार है किसी भी नेशन को अच्छा बनाने के लिए, किसी भी देश को बेहतर बनाने के लिए। और किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था, मतलब कि उसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो देश की गुणवत्ता, मतलब कि इक्वालिटी ऑफ नेशन को भी तय करती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसका हाथ होता है। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and so whomsoever it may have been contributed। और मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि जो हमारा पास्ट कल्चर, जो हमारा अतीत की संस्कृति है, उसकी मैं रक्षा करूँगा, उसके लिए मैं हमेशा वफादार रहूँगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो, वह इसमें किसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें जिन्होंने भी योगदान दिया, मैं उसकी रक्षा करूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्री कल्चर। और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की संस्कृति की वो पूरी तरीके से उसकी सेवा करूँगा। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। और मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश के लिए वफादार रहूँगा, बिना जाति और बिना भाषा को मतलब नज़र पे रखते हुए, उसके आधार पे कोई वो डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, उसके आधार पे कोई अंतर नहीं करेंगे।
I pledge myself to work for its strength and progress for the welfare of its people without distinction of caste, color and creed। तो मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं इसके शक्ति, इसके मजबूती और इसके विकास के लिए काम करूँगा और इन लोगों के कल्याण के लिए भी काम करूँगा। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, मतलब कि बिना जाति, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हुए मैं सभी के कल्याण के लिए काम करूँगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। पूरा भारत मेरा घर है और इसके सभी नागरिक मेरे एक परिवार हैं। द पीपल ऑफ हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। और इसके नागरिकों ने, इसके लोगों ने मुझे इस घर का मुखिया बनाया है कुछ निश्चित समय के लिए। It's my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for its people engaged in the fascinating task of building up just and prosperous and graceful life। और मेरी यह कोशिश होगी कि मैं इस घर को बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाऊं, एक ऐसा घर जो कि बहुत ही ज़्यादा लुभाने वाला हो और बहुत ज़्यादा समृद्ध और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एज रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट स्पेस। ये फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये परिवार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक इनकन्वीनियंटली मतलब कि एक स्पीड से बढ़ रहा है, निरंतर स्पीड से ये बढ़ते जा रहा है। बी शैल ईच ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनएस्पायरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इज इन हिज ऑन वे। तो हम सभी लोगों को इस देश को बेहतर बनाने में हम सभी लोगों को अपना अपना योगदान देना होगा और एक नया जीवन हम लोग बना सकें अपने तरीके से। For his size, the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch and let frustration come before endemic in our country। तो ये कहते हैं कि हमारे सामने जो टास्क है, हमारे सामने जो काम है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है कि वो शांति से बैठ के देखे और सिर्फ देखे कि कैसे हमारा कंट्री मतलब एक फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, मतलब एक ख़राब स्थिति में चला जाता है। हम सभी लोगों को इसके विकास के लिए काम करना होगा और सभी को अपना अपना योगदान देना होगा। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो अभी स्थिति है, वो हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ काम मांगती है कि हम लोग काम करें और बहुत ज़्यादा काम करें, एक शांति रूप से काम करें और बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब निष्ठा के साथ काम करें और डेडिकेशन के साथ काम करें। सॉलिड एंड स्टडी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। और ये चाहते हैं कि हम लोगों का एक ठोस और बहुत ही ज़्यादा लगातार पुनर्निर्माण होते रहे हमारे मटेरियल थिंग्स का और हमारे सांस्कृतिक जीवन का। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इस काम को, इसके दो पहलू, एक खुद के लिए काम करना और एक सोसाइटी के लिए काम करना, मतलब कि समाज के लिए काम करना। तो यहाँ को ये लाइन भी देखना, ये भी आपको लाइन एक्सप्लेनेशन में पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। ये दोनों आपसी में फलदायक एक पहलू है किसी भी काम के। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मॉडल डेवलपमेंट एंड एज ए फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। तो खुद पे जो काम करने का जो मतलब मेरा जो सलाह है उससे क्या होगा कि लोगों का नैतिक डेवलपमेंट होगा, मतलब कि नैतिक विकास होगा और लोग अपना डिसिप्लिन में, अपना शिष्टाचार में रख के एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में भी काम कर सकते हैं। विच एलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, क्योंकि अकेले ही किसी भी देश के विकास में बहुत ही ज़्यादा मतलब सहायक होता है और विकास को बिल्कुल पॉसिबल बनाता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी। और ये जो आप लोग खुद पे काम करेंगे, इसका एंड प्रोडक्ट, इसका अब क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, उससे होगा कि आपको एक नैतिक व्यक्तित्व मिलेगा, मतलब कि एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा आपको। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट एट आवर पेरिल। और हम लोग अपना मतलब जोखिम लेके इस एंड प्रोडक्ट मतलब कि जो इतना अच्छा जो हम लोगों का एक नैतिक व्यक्तित्व बनेगा, इसके फ़ायदे को हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, मतलब खुद पे काम नहीं करके। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, adjuster and a more graceful way of life। तो इस प्रकार में कहना है कि आप लोगों को जो भी एंड प्रोडक्ट मिलेगा, आप लोग जब खुद पे काम करेंगे तो वो खुद से पे काम करने से सिर्फ नहीं होगा, आप लोगों को सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, आप लोगों को सोसाइटी के लिए काम करना होगा और सोसाइटी को एक बेहतर बनाना होगा, तब भी आप लोग एक अच्छे व्यक्ति कहला पाएंगे। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए कोरस्पेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस। तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी एक आम आदमी मतलब कि एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति ये पूरी तरह से ग्रो नहीं कर सकता, पूरी तरह से विकास हासिल नहीं कर सकता है, वो भी पूरे परफेक्शन के साथ, जबकि वो अपना काम अपने मतलब सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा हो और सोसाइटी के
अस्तित्व के लिए अपना योगदान दे रहा होगा। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। तो चलिए हम लोग मिलकर अपने दोनों काम के पहलू पे अपना काम स्टार्ट करते हैं, एक व्यक्तित्व पे और एक सोशल, एक सामाजिक पे। दिस डुअल एफर्ट विल गिव इफ टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट आवर ए स्पेशल फ्लेवर। और ये जो डुअल एफर्ट होगा, दोहरा या प्रयास होगा, ये हमारे स्टेट को, हमारे देश को एक नया फ्लेवर देगा, मतलब एक नया, मतलब उसका जीवन देगा। For the state to us will not be just a organization of power but a moral organization। और हम लोगों का जो स्टेट होगा, बस ऐसा नहीं होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य, बल्कि एक नैतिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक नैतिक संगठन से मिलकर बना हुआ राज्य होगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। और ये तो हम लोगों के देश का स्वभाव भी है कि हम लोग अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन में सीखे थे, कुछ लीडर्स जैसे महात्मा गांधी लोगों से सीखे थे कि पावर को अपना सिर्फ और सिर्फ मोरल पर्पसेस से यूज़ करना चाहिए, मतलब कि नैतिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ करना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। तो हम लोगों को देश के शांति के लिए और देश की मजबूती के लिए काम करना चाहिए और हम लोगों को अपने काम में अपना पूरा समर्पण कर देना चाहिए। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्वेस्टेड फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्वेस्टेड फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। और मुझे अपने लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, अपना पूरा ऊर्जा लगाएंगे और एक संतोषजनक परफॉर्मेंस देंगे, मतलब संतोषजनक रूप से अपना काम करेंगे। और दोनों डुअल टास्क, मतलब कि एक इंडिविजुअल पे और एक सामाजिक, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक, दोनों कार्यों को बहुत ही अच्छे से निभा पाएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंटेंटिंग इंटरप्राइज। और यह मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं इस देश को एक अच्छा देश बनने में मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान होगा, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यही था आज का चैप्टर हम लोगों का, द भारत इज़ माई होम। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन कुछ भारत के बारे में बोलते हैं और हम लोगों से दो तरह के काम करने को बोलते हैं, एक इंडिविजुअल और एक सोशल, एक व्यक्तिगत कार्य और एक सामाजिक कार्य। और भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि ये अपने आप पूरा काम को अच्छे से निभाएंगे, अपने राष्ट्रपति पद को अच्छे से संभालेंगे और इस देश की सेवा करेंगे, इसके सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए काम करेंगे। और भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब नीचे जाएंगे, मतलब पेज नंबर 18 में जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और आप लोग अपने चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, या आप लोग इसमें से जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आता आप लोग उसे लिखिए और गूगल से उसका मीनिंग सर्च करके आप लोग उसे कॉपी में लिख सकते हैं, जो कि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग जो है सारे मतलब थोड़े ऊपर लेवल के लिए आपको कॉम्पिटिशन में भी इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप लोग इस वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं, जिससे आपका इंग्लिश भी थोड़ा इंप्रूव होगा। और अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको टेलीग्राम में एक वर्ड मीनिंग का एक PDF दे दूं, तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना होगा। तो आप लोग जाइए नीचे कमेंट करिए सबसे पहले, और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इस चैप्टर का, समरी मिल जाएगा और क्वेश्चन से मतलब ऑब्जेक्टिव भी मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।